हेलो शिनोबी, आप सभी कैसे हैं? आज की कहानी थोड़ी अलग और काफी ज्यादा खास होने वाली है। वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि खाली खाली कमेंट सेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करेंगे उनमें से 5 लोगों को मैं मेंबरशिप गिफ्ट करने वाला हूं। इंस्टाग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में मौजूद है। इस सीरीज का अगला एपिसोड मेंबर्स को सबसे पहले मिलेगा और वो भी तो रिटर्न वाली सीरीज भी वहीं से आगे जारी रहेगी। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए देखते हैं। बिना किसी बकेटी के 1 साल का समय पहले ही 1/3 निकल चुका था। ज्यादा दिन नहीं बचे थे जब नारुतो को कोनोहा छोड़नी थी। उसकी योजना साफ थी। वह हिनाता को अपने साथ लेकर निकलने वाला था। गांव से बाहर जिंदगी शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही। वह हिनाता को तकलीफ में नहीं डाल सकता था और कहानी आगे बढ़ने वाली थी। चूनिन एग्जाम के बाद एक संगठन हर बड़े निंजा गांव के टेल्ड बीस्ट को पकड़ने निकलेगा। नारुतो, जो खुद 9 टेल्स जिनचूरिकी था, स्वाभाविक रूप से उस लिस्ट में शामिल था। उस संगठन के लोग गिनती में भले कम थे, लेकिन हर एक खतरनाक स्तर का निंजा था। एक बार कोनोहा छोड़ने के बाद नारुतो को अकेले ही उनका सामना करना पड़ता। इसीलिए गांव से बाहर निकलने के बाद उसे अपनी एक टीम बनानी ही थी। जरूरी नहीं था कि वह टीम बहुत ताकतवर हो, लेकिन उसमें सभी निंजा होने चाहिए थे। ऐसे लोग जो उसके लिए जानकारी जुटा सकें, छोटे मोटे काम निपटा सकें। ये सब बेहद जरूरी था। इन्हीं बातों में खोया हुआ नारुतो अंधेरे में एक किसान के घर तक पहुंच गया। पर्याप्त पैसे देने का वादा करने के बाद वह उस किसान के साथ गाटो के घर की ओर बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही नारुतो ने हेनगे जुत्सु का इस्तेमाल किया था। अब वह एक मजबूत कद वाले आदमी का रूप ले चुका था। आखिर ये वेव कंट्री थी। यहाँ के ज्यादातर लोग ताजुना को अच्छे से जानते थे। अगर बात फैल गई और काकाशी लोगों को शक हुआ तो उसे समझाना मुश्किल हो जाता। रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया भाई। गाटो की हवेली की दीवार के कोने में खड़े होकर नारुतो ने भारी आवाज में कहा। फिर उसने थोड़ा दुखी मन से अपना मेंढक वाला पर्स निकाला और उसमें बचे हुए 4000 रियो उस किसान को दे दिए। इनाम के लिए धन्यवाद, फिर मैं चलता हूँ। किसान ने खुशी खुशी पैसे पकड़े और लगभग दौड़ते हुए अपने घर की तरफ भाग गया, जैसे डर हो कि कहीं नारुतो मन न बदल ले। पैसा कमाया भी नहीं और जमा पूंजी पहले ही खत्म हो गई। ये तो मेरे 3 महीने के निंजा मिशन की कमाई थी। नारुतो ने हल्की आवाज में शिकायत की। फिर वह उछलकर हवेली की दीवार के ऊपर चढ़ गया। अंदर का नजारा बेहद आलीशान था। कृत्रिम पहाड़, पत्थर की नक्काशी, सब कुछ बारीकी से बना हुआ था। सामने के आंगन में एक तालाब था। पानी इतना साफ कि नीचे तक दिखता था। नियॉन लाइट्स की रोशनी में ढेर सारी लाल कार्प मछलियां पानी में तैरती नजर आ रही थीं। पीछे की तरफ 5-6 मंजिला कई इमारतें थीं जो बेहद भव्य और शानदार लग रही थीं। लेकिन हवेली के अंदर का माहौल नारुतो को थोड़ा असहज कर गया। हर तरफ नौकर चाकर भागते फिर रहे थे। औरतें, मर्द, सबकी पीठ पर सामान बंधा हुआ था। उन बंडलों में सोने, चांदी और गहने ठूस ठूस कर भरे हुए थे। कई जगहों पर तो सामान खुले में ही पड़ा हुआ था। अरे रुक, ये लोग क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे 3 लाख रियो इन सबने लूट लिए हों? नारुतो के माथे पर शिकन आ गई। वह चिल्लाया और तुरंत हवेली की दीवार से नीचे कूद गया। हालांकि हालात काफी बिखरे हुए थे, लेकिन नारुतो ने एक नजर में असली वजह समझ ली। शायद गाटो के मारे जाने की खबर पहले ही हवेली तक पहुंच चुकी थी। इसीलिए गाटो के घर वाले और ढेर सारे नौकर चाकर अब बिना किसी डर के उसकी संपत्ति बांट रहे थे। सबका मकसद एक ही था, पैसा उठाओ और भाग जाओ। नारुतो ने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधे उस जगह की ओर बढ़ा जिसका जिक्र गाटो ने किया था। हवेली के सबसे पीछे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मंदिर के अंदर कई तख्तियां रखी थीं। नाम देखकर साफ लग रहा था कि ये सब गाटो के पूर्वजों की थीं। नारुतो ने एक अगरबत्ती दान को थोड़ा सा किनारे सरकाया। पीछे की पत्थर की दीवार में अचानक एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ वह दरवाजा साइड में खिसक गया और जो नजारा सामने आया वह सीधे नारुतो की आंखों में उतर गया। सैकड़ों की तादाद में जेड पत्थर और चीनी मिट्टी के बर्तन गोदाम में करीने से रखे हुए थे। उनकी चमक ही बता रही थी कि कीमत कितनी ज्यादा होगी। वाह, तो गाटो ने सच में पूरा का पूरा सीक्रेट ट्रेजरी छुपा रखा था। नारुतो तेजी से अंदर गया। उसकी आंखें चमक उठी। गोदाम के बाएं तरफ 3 बहुत बड़े कांच के शोकेस बने हुए थे। उनके अंदर सोने चांदी के गहने ठसाठस भरे हुए थे। लाइट पड़ते ही आंखें चूंदिया जाने वाली चमक फैल गई। दाईं तरफ भी 3 ऐसे ही बड़े शोकेस थे। उनमें एक के बाद एक नोटों की कतारें सजी हुई थीं। सिर्फ मोटाई और घनत्व देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि रकम 30 लाख रियो से कहीं ज्यादा थी। हा। तो गाटो ने झूठ नहीं बोला था। सिर्फ ये 3 लाख ही नहीं, इससे कहीं ज्यादा सरप्राइज छुपा हुआ था। नारुतो जिन भी सोने चांदी के गहनों या कीमती बर्तनों को छूता वो सब सीधे सिस्टम स्पेस में खिंच जाते। इतनी सारी दौलत, इतने सारे बर्तन, सिर्फ वजन ही टन के ऊपर जाता। एक आम इंसान के लिए इस गोदाम को खाली करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन नारुतो के पास सिस्टम स्पेस था। बस छूना होता था, मन से आदेश देना होता था और चीज सिस्टम
सिस्टम स्पेस में चली जाती थी। 20 मिनट भी नहीं बीते थे कि जो गोदाम अभी भरा हुआ था अब पूरी तरह खाली हो चुका था। मालामाल हो गया। मालामाल। नारुतो खुशी से हंस पड़ा। फिर वह हवेली के बाकी हिस्सों में गया, ये देखने के लिए कि कहीं और कुछ कीमती तो नहीं बचा। लेकिन वह थोड़ी देर से आया था। ज्यादातर कीमती चीजें पहले ही नौकरों द्वारा उठा ली गई थीं। अब कुछ खास बचा नहीं था और आसमान में हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। नारुतो ने रुकने का इरादा छोड़ दिया। शू फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक सक्रिय हुई। अगले ही पल नारुतो ताजुना के घर की दूसरी मंजिल के कमरे में था। उसने कंबल ओढ़ा, मुंह ढका और सोने की कोशिश की, लेकिन अचानक मिली इतनी दौलत ने उसका दिमाग पूरी तरह जगा रखा था। वह करवटें बदलता रहा, नींद आई ही नहीं। काफी देर बाद आधे अधूरे होश में उसे किसी के उठाकर नाश्ते के लिए बुलाने की आवाज सुनाई दी। नारुतो ने बस हल्की सी आवाज में जवाब दिया और फिर गहरी नींद में चला गया। ताजुना के घर के पीछे की पहाड़ी पर सास्के एक चट्टान पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा भारी लग रहा था। इस मिशन के दौरान जो झटके उसे लगे थे वे बहुत गहरे थे। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसके और नारुतो के बीच इतना बड़ा होगा। सास्के, अकेले बैठकर इतना सीरियस होना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे हाल के मूड कुछ ठीक नहीं लग रहे। एक गंभीर आवाज गूंजी। सास्के ने मुड़कर देखा। पहाड़ी की राह से काकाशी धीरे धीरे उसकी ओर आ रहे थे। दिल की बात पकड़ी जाने पर सास्के ने हल्का सा मुंह फेर लिया। तुम यहाँ क्यों आए हो काकाशी? मैं बस अकेले रहना चाहता हूँ। काकाशी उसके सामने आकर रुके। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सच में? तो क्या अब तुम्हें ट्रेनिंग में भी दिलचस्पी नहीं रही? तुम तो हमेशा अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। सास्के की आंखों में हल्की सी मायूसी चमकी। उसने सिर झुका लिया। मेरी हालत में ताकत बढ़ाने से कोई फायदा है भी? मैं और वो, हम दोनों के बीच? काकाशी ने बात काटते हुए पूछा। वो जिससे तुम अपनी तुलना कर रहे हो वो नारुतो ही है ना? सास्के, खुद को उससे तुलना करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है नारुतो की ताकत कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रही है। इतनी तेज कि ये किसी ऐसे बच्चे जैसी नहीं लगती जो अभी अभी निंजा एकेडमी से निकला हो। सास्के थोड़ा चौंका। उसने सिर उठाया। इसका क्या मतलब है काकाशी? पूछे जाने पर काकाशी की आवाज थोड़ी नरम पड़ गई। शायद इस बार मेरी इंट्यूशन ही गलत रही हो। फिर उन्होंने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं आज तुमसे मिलने इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को गाइड करना चाहता हूँ। सास्के, खुद को कभी कम मत आंकना। खुद को हल्का समझने की गलती मत करना। उचिहा कबीले में कोई भी कमजोर नहीं होता और तुम तो बिल्कुल भी उस कैटेगरी में नहीं आते। तुम कभी उस तरह के इंसान हो ही नहीं सकते। इतना कहते ही पुफ, सास्के की आंखों की रोशनी हल्की सी कांपी। वो काफी देर तक काकाशी की आंखों में देखता रहा, जैसे सोच में डूब गया हो। उचिहा में कोई कमजोर नहीं होता। काकाशी का ये एक वाक्य सास्के के दिल पर सीधा असर कर गया। उसका आत्मविश्वास जो पिछले कई दिनों से नारुतो की वजह से धीरे धीरे टूट रहा था, वो एक बार फिर लौटने लगा। उसने मन ही मन खुद को फिर से संभाल लिया। तुम सही कह रहे हो, सास्के ने धीमे लेकिन भरोसे से कहा। उचिहा में कोई कमजोर नहीं होता और मैं भी वो कमजोर नहीं हो सकता। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। थोड़ा मजाकिया लहजे में उसने पूछा, तो इस बार तुम मुझे क्या सिखाने वाले हो काकाशी? कहीं फिर से पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग तो नहीं? वो सब अब मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता। पिछले लगभग 2 महीनों के मिशनों के दौरान काकाशी ने 7वें दल को कुछ खास ट्रेनिंग दी थी। पैरों के तलवों में चक्रा जमा करके पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग भी उन्हीं में से एक थी। इस ट्रेनिंग में सकुरा ने तो पहली ही कोशिश में सीख लिया था और आसानी से पेड़ की चोटी तक पहुंच गई थी। लेकिन नारुतो और सास्के दोनों की हालत लगभग एक जैसी थी। पूरी रात बिना सोए लगातार अभ्यास करने के बाद ही वो दोनों इस टेक्निक को पूरी तरह कंट्रोल कर पाए थे। नारुतो के साथ दिक्कत ये थी कि उसके शरीर में चक्रा की मात्रा बहुत ज्यादा थी और ऊपर से 9 पूंछ के चक्रा का डिस्टर्बेंस। इसी वजह से वो अपने चक्रा को प्रेसिजन के साथ कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसी वक्त सास्के को एक गलत सा अंदाजा हो गया था कि शायद उसकी और नारुतो की ताकत में ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं, काकाशी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार पेड़ पर चढ़ने वाली ट्रेनिंग नहीं है, वो तुम लोग पहले ही बहुत अच्छे से कर चुके हो। इतना कहकर काकाशी ने अपने कपड़ों से एक चक्रा टेस्ट पेपर निकाला और उसे सास्के की ओर बढ़ा दिया। सास्के ने वो पेपर हाथ में लिया। उसकी आंखों में साफ सवाल था। ये क्या है? इसमें अपना चक्रा डालो, काकाशी ने समझाया। इससे तुम्हारी चक्रा नेचर पता चल जाएगी। सास्के पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। उसने दोनों हथेलियां आपस में मिलाई और थोड़ा सा चक्रा फ्लो किया। अगले ही पल उसके हाथ में पकड़ा पेपर एक तरफ से सिकुड़ने लगा और दूसरी तरफ किनारे से एक छोटी सी आग की लपट उठी। सास्के चौंक गया। ये इसका मतलब क्या है? काकाशी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारे अंदर उचिहा कबीले की फायर नेचर के साथ साथ लाइटनिंग नेचर चक्रा भी मौजूद है। सास्के पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। लाइटनिंग नेचर? तो इसका मतलब मैं लाइटनिंग जुत्सु सीख सकता हूँ? हाँ, काकाशी ने सिर हिलाया। उसने हाथों से तेजी से हैंड साइंस बनाए। आखिरी साइन पूरा होते ही
उसकी हथेली में चमकती हुई बिजली इकट्ठा हो गई। तेज चटक चटक की आवाज के साथ नीली बिजली चमक उठी। ये जुत्सु तुमने पहले देखा होगा, काकाशी ने कहा। इसका नाम है राइकिरी। ये मेरी सबसे खास लाइटनिंग टाइप S रैंक टेक्निक है। सास्के की आंखें तुरंत चमक उठी। काकाशी, तो क्या तुम ये जुत्सु मुझे सिखाने वाले हो? 7वें दल के चारों सदस्य ताजुना के घर में लगभग 4 दिन तक रुके रहे। इन 4 दिनों में खाने के समय को छोड़कर काकाशी और सास्के लगातार पीछे के पहाड़ों में जुत्सु की ट्रेनिंग करते रहे। नारुतो भी बिल्कुल खाली नहीं बैठा था। कभी कभार वो झाबुझा और हाकू से थोड़ी बातचीत कर लेता, लेकिन बाकी समय वो पूरी ताकत से अपनी ताइजुत्सु ट्रेनिंग में लगा रहता। इस वक्त नारुतो की सबसे बड़ी ताकत अब भी 8 गेट्स और फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक ही थी। हालांकि 8 गेट्स वो अभी सिर्फ 5वें गेट तक ही पहुंचा था। उसके बाद के गेट 6ठा, 7वां और आखिरी, हर एक का डिफिकल्टी लेवल पिछले से कई गुना ज्यादा था। जैसे जैसे भागने का समय पास आता जा रहा था, नारुतो एक पल भी डील नहीं दे सकता था। उसे खुद को और ज्यादा मजबूत बनाना ही था। जहां तक जाबुजा से रिश्ता बनाए रखने की बात थी, नारुतो की अपनी अलग सोच थी। वो पहले ही जाबुजा को इशारा दे चुका था कि वो जल्द ही गांव छोड़ने वाला है, और जब नारुतो वाकई में भाग निकलेगा तो उसके बाद अपनी खुद की ताकत और संगठन खड़ा करना हो तो झाबुझा जैसे लोगों को साथ लिए बिना ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आखिरकार झाबुझा कोई आम शख्स नहीं था। वो बरसों पहले मिस्ट विलेज से भाग चुका था और इतने लंबे समय से बाहरी दुनिया में घूमते हुए उसके पास हर तरह का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जमा हो चुका था। ऐसे इंसान को अपने साथ मिला लेना भविष्य में नारुतो के लिए एक बेहद बड़ा सपोर्ट बनने वाला था। 5वें दिन की सुबह काकाशी की टीम के चारों सदस्य और ताजुना समेत बाकी लोगों से विदा लेकर नाव से फायर कंट्री की ओर लौट पड़े। सूरज ढल चुका था। होकेज ऑफिस के अंदर दिन भर काम में डूबे रहने वाले हिरुजेन सरुटोबी अपनी मेज के सामने बैठे थे। मेज पर रखी एक क्रिस्टल बॉल में कोनोहा के अंदरूनी स्नान गृह का नजारा दिख रहा था। नहाती हुई लड़कियों के दृश्य किसी मूवी प्रोजेक्शन की तरह उस क्रिस्टल बॉल में चल रहे थे। ये वाला बढ़िया है, काफी शेप है। ये तो और भी अच्छा है, काफी फेयर और काफी बड़ा। हिरुजेन की आंखें पूरी तरह फैल चुकी थीं और बीच बीच में उनके मुंह से हल्की सी क्रीपी हंसी निकल रही थी। खांस खांस। अचानक खांसी की आवाज गूंजी। काकाशी कब खिड़की पर आकर खड़े हो गए, इसका हिरुजेन को अंदाजा तक नहीं लगा। ओह काकाशी, तुम आ गए? हिरुजेन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उन्होंने झटपट क्रिस्टल बॉल समेटकर अपने कपड़ों में छुपा लिया। काकाशी के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। तीसरे होके सामा, आप तो अपने लीजर टाइम का पूरा फायदा उठाते हैं। हिरुजेन ने 2 बार खंखार कर अपनी ऑकवर्डनेस छुपाई। अरे दिन भर कोनोहा के मामलों को अप्रूव करना कोई आसान काम नहीं होता, थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ तो जरूरी है। इतना कहकर उन्होंने तुरंत टॉपिक बदल दिया। खैर छोड़ो, अंदर आओ काकाशी। तुम कब लौटे? जी, काकाशी ने जवाब दिया। कुछ ही पलों में वो ऑफिस के अंदर मेज के सामने खड़े थे। आज दोपहर ही पहुंचे हैं। सामान घर रखकर सीधे आपको रिपोर्ट देने आ गया। हिरुजेन ने सिर हिलाया। तो बताओ, सब कुछ ठीक रहा? नारुतो और सास्के दोनों मैनेजेबल थे ना? तीसरे सामा, काकाशी की भौहें सिकुड़ गईं। इस मिशन के दौरान काफी कुछ हुआ। फिर उन्होंने ताजुना को एस्कॉर्ट करने वाले मिशन की पूरी कहानी संक्षेप में बता दी। खास तौर पर नारुतो की ताकत में बेहद तेजी से हो रही बढ़त और जाबुजा से हुई उसकी गुप्त बातचीत का जिक्र किया। मैं आज खास तौर पर इसी वजह से आया हूँ, नारुतो और सास्के इन दोनों बच्चों को लेकर। नारुतो की ग्रोथ कुछ ज्यादा ही तेज है, इतनी तेज कि कभी कभी मुझे खुद यकीन नहीं होता। वो अब रासेनगन तक को पूरी तरह कंट्रोल में इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरी तरफ सास्के नारुतो से कंपेयर करते करते वो ऑलमोस्ट टूटने ही वाला था। अगर मिशन के दौरान मैंने उसे अलग से स्पेशल ट्रेनिंग देना शुरू न किया होता तो शायद उसकी हालत और बिगड़ जाती। हिरुजेन ने अपनी पाइप जलाई और 2 गहरी कश ली। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने पूछा, काकाशी, अगर मैं सही समझा हूँ तो तुम्हारा मतलब ये है कि नारुतो में कोई प्रॉब्लम है? काकाशी ने सिर हिलाया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। बस मुझे ऐसा लगता है कि हाल के दिनों में नारुतो कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है, जैसे वो जानबूझकर कोई बड़ा सीक्रेट छुपा रहा हो। और सास्के वो एक स्पेशल केस है, आप जानते ही हैं। उचिहा कबीले की वजह से उसके दिल में काफी ज्यादा हेट्रेड है। एकेडमी से निकलने के बाद से ही वो नारुतो को अपना राइवल मानकर खुद को तोड़ देने तक ट्रेन कर रहा है। मुझे डर है कि नारुतो की ये तेज ग्रोथ कहीं सास्के पर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर न डाल दे और कहीं ऐसा ना हो कि हम एक और टैलेंटेड बच्चे को खो बैठें। हिरुजेन ने धुएं का एक मोटा घेरा छोड़ा। इस बात की ज्यादा चिंता मत करो, कुछ बातें हैं जो शायद तुम्हें पूरी तरह पता नहीं। मैंने खुद फुगाकू सेंसेई से सुना था, उचिहा कबीले की ताकत नेगेटिव इमोशन से ट्रिगर होती है। अगर नारुतो उसके लिए एक स्टिम्युलस बन रहा है तो ये जरूरी नहीं कि ये बुरी बात ही हो। जहां तक नारुतो के बिहेवियर की बात है, उसके प्रोटेक्शन में लगे एनबियू ने भी ऐसा ही कुछ रिपोर्ट किया था। वो बचपन से ही अकेला रहा है। अब जब उसके पास ताकत है तो पर्सनैलिटी में थोड़ा चेंज आना नॉर्मल ही है। उसने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था। हिरुजेन के दिल में
नारुतो और सास्के दोनों ही अगली पीढ़ी के सबसे अहम पिलर्स थे और उन्हें पूरी ताकत लगाकर सही रास्ते पर गाइड करना उसकी जिम्मेदारी थी। भविष्य में उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल का सही इस्तेमाल किया जा सके। इसीलिए हिरुज़ेन के लिए ये नामुमकिन था कि वो किसी छोटी सी बात पर नारुतो पर शक करने लगे। अब काकाशी को पूरी बात समझ आ चुकी थी। तो मामला ये है, उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। अगर तीसरे होके सामा ने पहले से ही सब प्लान कर रखा है तो मैं ज्यादा दखल नहीं दूंगा। हिरुज़ेन मुस्कुराए और हामी में सिर हिलाया। हाँ काकाशी, तुम बेफिक्र रहो, जूनियर एग्जाम शुरू होने ही वाले हैं। उन सब बच्चों को इस बार एग्जाम में पार्टिसिपेट करने दो। एग्जाम के बाद मैं हालात देखकर तय करूंगा कि क्या नारुतो को एनबीयू में ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं। घर लौटते ही नारुतो ने अपना बैग लापरवाही से बिस्तर पर फेंका, फिर कपड़े घसीटते हुए सीधा बाथरूम में घुस गया और शॉवर खोल दिया। मिशन से लौटते वक्त कोई खास जल्दी नहीं थी और काकाशी वगैरह के साथ वो पैदल ही वापस आया था। कई दिनों तक न नहाने की वजह से पूरा शरीर चिपचिपा हो चुका था। पसीने की बदबू भी साफ महसूस हो रही थी। छपाछप गुनगुना पानी सर से बहता हुआ नीचे गिरा और पूरे शरीर में एक अलग ही सुकून फैल गया। आह, कितना अच्छा लग रहा है। नारुतो ने राहत की सांस ली। उसने साबुन लगाया और शरीर की गंदगी साफ करने लगा। करीब आधे घंटे बाद अचानक बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कौन है? नारुतो ने जोर से पूछा। क्या अंदर उजुमाकी नारुतो है? हम दांजो सामा के अधीन काम करने वाले निंजा हैं। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाहर से एक भारी आवाज आई। दांजो, मुझसे? नारुतो पल भर के लिए चौंका। उसे समझ नहीं आया कि मामला क्या है। रुको, अभी आता हूँ। इतना कहकर उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने, बाथरूम से बाहर निकला और सामने का दरवाजा खोला। बाहर दो नकाबपोश निंजा खड़े थे। ऊपर सिल्वर रंग की वेस्ट, पीठ पर निंजा तलवार, पूरी तरह एनबीयू/रूट की स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म। असल में रूट और एनबीयू के कपड़े लगभग एक जैसे ही होते हैं। अगर कोई फर्क हो तो बस उनके मास्क का। उजुमाकी नारुतो, तुम्हें तुरंत हमारे साथ चलना होगा। दांजो सामा तुम्हें बुला रहे हैं। नारुतो ने नाक पर हाथ रखा। इन दोनों का घमंडी लहजा उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं क्यों चलूं? बात करने की तमीज नहीं है क्या? दोनों निंजा एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे एक पल को समझ ही नहीं आया हो कि ऐसा जवाब भी मिल सकता है। दांजो सामा कोनोहा के हाई रैंकिंग एल्डर हैं। उजुमाकी नारुतो, कृपया हमारे साथ चलिए। लेकिन नारुतो ने बेपरवाही से सिर हिला दिया। थोड़ा और झुककर बात करो, वरना मुझे तुम्हारी सिंसेरिटी दिख ही नहीं रही। कुत्ते वाले मास्क वाला निंजा गुस्से में उंगली उठा बैठा, जैसे अभी भड़क पड़ेगा। शांत रहो। बिल्ली वाले मास्क वाले निंजा ने तुरंत उसे रोक दिया। वो हल्का सा झुका और नारुतो को सम्मान से सल्यूट किया। माफ कीजिए नारुतो कुन, अभी हमारी भाषा ठीक नहीं थी, कृपया हमारे साथ चलिए। हम ठीक है, नारुतो ने संतुष्ट होकर कहा। इतनी विनम्रता दिखा रहे हो तो चल लेता हूँ। फिर उसने कुत्ते वाले मास्क वाले निंजा की तरफ देखकर कहा, लड़के थोड़ा मैनर सीख लिया करो, हर वक्त ऊपर से बात करने की जरूरत नहीं होती। वो निंजा गुस्से से कांपने लगा, लेकिन नारुतो का वो कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था। आखिरकार उन्हें दांजो का आदेश मिला था। नारुतो को बातचीत के लिए लाना ही था। रूट जैसे सख्त संगठन में अगर मिशन फेल हो जाए तो सजा भी उतनी ही सख्त होती है। धड़ाम! नारुतो ने दरवाजा बंद किया, अंदर जाकर बाथरोब उतारी, साफ कपड़े पहने और फिर उन दोनों रूट निंजा के साथ बाहर निकल पड़ा। रूट के निंजा वहां से निकल गए। हालांकि ये साफ नहीं था कि डांजो असल में करना क्या चाहता है, लेकिन नारुतो की मौजूदा ताकत के सामने डांजो कुछ भी नहीं कर सकता था। भले ही रूट के हजारों मेंबर एक साथ उस पर टूट पड़ते, फिर भी नारुतो को रोक पाना नामुमकिन था। फ्लाइंग थंडर गॉड रखने वाले नारुतो के लिए बस एक पल का ख्याल काफी था। सोचते ही वो तुरंत फ्लैश होकर वहां से निकल सकता था। डांजो रूट के मेन बेस में रहता था। ये बेस कोनोहा गांव के पश्चिम की तरफ एक काफी सुनसान पहाड़ी जंगल वाले इलाके में बना हुआ था। आसपास कोई आम लोग या गांव नहीं थे। बहुत बड़े एरिया को तेज और ऊंची दीवारों से घेर रखा गया था। दीवारों के अंदर रूट का ट्रेनिंग ग्राउंड था। दर्जनों स्क्वाड, हर एक में सैकड़ों निंजा मैदान में ताइजुत्सु और निंजुत्सु की ट्रेनिंग कर रहे थे। नारुतो उन दो आनबू निंजा के साथ मैदान पार करता हुआ आगे बढ़ा, फिर घनी घनी बनी इमारतों के बीच से गुजरते हुए आखिरकार एक बड़े और खुले हॉल में पहुंच गया। कृपया थोड़ी देर इंतजार कीजिए, डांजो सामा अभी आ रहे हैं। दोनों निंजा इतना कहकर हॉल से बाहर चले गए। नारुतो ने चारों तरफ नजर डाली। हॉल वाकई काफी शानदार बना हुआ था। छत की बीम्स पर बारीक नक्काशी थी और मेहमानों के लिए रखी कुर्सी मेजों में पुराना रॉयल सा फील था। नारुतो बिल्कुल बेफिक्र होकर कुर्सी पर बैठ गया। मेज पर रखा एक सेब उठाया, कपड़ों से पोंछा और बड़े बड़े कौर में खाने लगा। करीब 5 मिनट बीत गए। तभी लाठी के सहारे डांजो बाहर से धीरे धीरे अंदर आया। नारुतो कुन, रूट में तुम्हारा स्वागत है। डांजो की आंखें आधी बंद थीं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, इतनी झुर्रियों के साथ कि चेहरा किसी खिले हुए गुलदाउदी फूल जैसा लग रहा था। लेकिन नारुतो अच्छी तरह जानता था, ये आदमी बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही चालाक और खतरनाक है। बिल्कुल तीसरे होके जैसा। नारुतो हल्का सा मुस्कुराया,
लेकिन उठकर स्वागत करने की जरूरत भी नहीं समझी। अरे कोई बात नहीं डांजो साहब, आपका ये रूट वाकई काफी शानदार है। पूरी जगह किसी प्राइवेट पैलेस ग्राउंड जैसी लगती है। ऊपर से इतने सारे रूट मेंबर जो आपके लिए जान लगा देते हैं। नारुतो की ये बेअदबी और उस पर तंज भरे शब्द डांजो की मुस्कान को एक पल के लिए जमा गए। डांजो ने हल्की सी ठंडी सांस छोड़ी, लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे मेन सीट तक पहुंचा और बैठ गया। वो समझ चुका था कि नारुतो उसे ताना मार रहा है, कोनोहा की असली ताकत अपने हाथ में रखने और बगावत जैसी सोच रखने पर। हालांकि डांजो सच में कभी न कभी होकेज बनना चाहता था, लेकिन एक बच्चे के सामने उसकी सोच यूं बेनकाब होना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नारुतो हल्का सा हंसा और जानबूझकर पूछा, क्या हुआ डांजो साहब, आप नाराज हो गए क्या? डांजो की आंखें और सिकुड़ गईं। उनमें अनजाने में एक पल के लिए कत्ल की नीयत चमक गई। नारुतो कुन, मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है क्योंकि एक बात है जिस पर मैं तुमसे चर्चा करना चाहता हूँ। नारुतो के चेहरे पर हैरानी आई। मेरे पास ऐसा क्या है जो आपको खुद मुझे बुलाकर सलाह करने पर मजबूर कर दे? डांजो ने भारी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि ग्रेजुएशन एग्जाम के दौरान तुमने सीलिंग स्क्रॉल की मदद से 8 गेट्स और फ्लाइंग थंडर गॉड सीख लिया और हाल ही में तुमने रासेंगन भी सीख लिया है। ये क्या मतलब हुआ? नारुतो के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। तुम मेरा पीछा करवा रहे थे। रासेंगन उस एक बार के अलावा जब वो वेव कंट्री मिशन पर गया था, नारुतो ने कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया था। इतनी जल्दी डांजो को इसकी खबर लगना, इसका मतलब साफ था। रूट के निंजा चुपचाप उस पर नजर रखे हुए थे। डांजो के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद नारुतो को गुस्सा दिलाकर उसे थोड़ी तसल्ली मिल रही थी। फिर वो धीरे धीरे बोला, नारुतो कुन, इतनी जल्दी मत करो। मैंने तुम्हारी फाइल देखी है। निंजा एकेडमी में तुम्हारी योग्यता हमेशा कमजोर रही, इसीलिए ग्रेजुएशन एग्जाम वाले दिन मुझे सच में हैरानी हुई। तुम सीलिंग स्क्रॉल की मदद से 3 जुत्सु कैसे सीख पाए? क्या सच में तुम एक ही रात में सबसे कमजोर से सीधे जीनियस बन गए? नारुतो ने हल्की सी हंसी उड़ाई। क्या बात है डांजो साहब, मुझे तो लग रहा है आप मुझ पर शक नहीं कर रहे बल्कि मुझसे जवाब तलब करने आए हैं। डांजो ने मेज पर रखा चाय का कप उठाया, ढक्कन हटाया, हल्का सा घूंट लिया और शांति से बोला, घबराओ मत, मुझे तुम्हें कटघरे में खड़ा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नारुतो कुन, सच कहूं तो मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ ऐसा चमत्कारी बदलाव आखिर हुआ कैसे। लेकिन यहीं पर उसने सिर उठाया और सीधी नजर नारुतो पर डाली। अगर तुम मेरे रूट में शामिल होने को तैयार हो जाओ तो मैं अपने लोगों को तुम्हारी जांच रोकने का आदेश दे दूंगा। तो बताओ नारुतो कुन, क्या तुम मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार करोगे? डैड, होस्ट को शिमुरा डांजो द्वारा धमकाया जा रहा है। कृपया निम्न विकल्पों में से चयन करें। विकल्प 1, शिमुरा डांजो का प्रस्ताव स्वीकार करें और रूट में शामिल हों। इनाम, इचा इचा पैराडाइज कंप्लीट एडिशन। विकल्प 2, शिमुरा डांजो का प्रस्ताव ठुकराए, रूट बेस में हंगामा मचाए और खुलेआम निकल जाए। इनाम, विंड स्टाइल रासेंगन शूरिकेन। सूचना, सिस्टम द्वारा दिया गया विंड स्टाइल रासेंगन शूरिकेन पूरी तरह नो साइड इफेक्ट है। होस्ट की बॉडी सेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। डांजो की बात खत्म होते ही नारुतो के दिमाग में काफी समय बाद सिस्टम की आवाज गूंज उठी, इचा इचा पैराडाइज कंप्लीट एडिशन। ये क्या बकवास है? नारुतो ने मन ही मन बड़बड़ाया। क्या सिस्टम जिराया की रोजी रोटी छीनना चाहता है? वैसे भी जिराया ने अभी तक पहली किताब ही पूरी की है, दूसरी तो अभी शुरू ही की थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मिले मिशंस के बाद नारुतो समझ चुका था सिस्टम का स्टाइल ही ऐसा है, अजीब और बेवकूफी भरी चीजें उछालना। पहले विकल्प के मुकाबले दूसरा विकल्प कहीं ज्यादा लुभावना था। नो डैमेज वर्जन विंड स्टाइल रासेंगन शूरिकेन। ये कितना पागलपन था। जब तक नारुतो के पास पर्याप्त चक्रा रहेगा वो अपने शरीर की चिंता किए बिना इस जुत्सु को जितनी बार चाहे इस्तेमाल कर सकता था। सिस्टम, मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ, नारुतो ने दिल ही दिल में कहा। डैड, चयन सफल। कृपया 3 घंटों के भीतर विकल्प से जुड़ा कार्य पूरा कर, अन्यथा सिस्टम इसे स्वतः त्यागा हुआ मानेगा। तो क्या फैसला हुआ नारुतो कुन? काफी देर तक उसे चुप खड़ा देख डांजो बेचैन हो उठा। इतना सोचने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, नारुतो ने जानबूझकर हैरानी जताते हुए पूछा। सोचना? मैंने कब कहा कि मैं सोच रहा हूँ? ये सुनते ही डांजो का चेहरा एकदम सख्त हो गया। नारुतो कुन, क्या तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ठीक है, बताओ तुम्हें कैसी शर्त चाहिए? इस कोनोहा में ऐसा कोई काम नहीं जो मेरा रूट न कर सके। डांजो को पूरा भरोसा था कि अपने तरीकों से वो नारुतो को जरूर काबू में कर लेगा। आखिरकार वो सिर्फ एक कम उम्र का बच्चा ही तो था। भले ही नारुतो की सोच उसकी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा तेज लगती हो, लेकिन इंसान की लालच आखिर 3 चीजों से आगे जाती ही कहाँ है? पैसा, ओहदा और औरत। इन तीनों की कीमत अगर ठीक से रख दी जाए तो कोई भी इंसान किसी न किसी पल डगमगा ही जाता है। लेकिन तभी एक ऐसी बात हुई जिसने डांजो को चौंका दिया। नारुतो ने कोई भी शर्त नहीं रखी। वाकई कमाल है, नारुतो ने हल्के तंज के साथ कहा। कोनोहा की एल्डर काउंसिल का सदस्य होकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे इस कोनोहा में आपका ओहदा तीसरे होकेज से भी कहीं ऊपर हो। ये बात कहते हुए नारुतो ने जानबूझकर डांजो के शब्दों में छुपे छेद को पकड़ लिया। इशारों इशारों में उसकी उस ख्वाहिश पर वार किया जिसमें वो हमेशा होकेज की कुर्सी हथियाने
का सपना देखता था। धड़ाम! एक जोरदार आवाज के साथ डांजो ने बगल में रखी चाय की मेज पर जोर से हाथ मारा। मेज वहीं टूटकर बिखर गई। लकड़ी के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। उजुमाकी नारुतो! डांजो गुस्से से गरजा। लगातार मुझ पर तंज कस रहे हो। सिर्फ तुम ही होते तो अब तक गुस्सा आ जाना लाजमी था। मुझे लग रहा है आज तुम बिना दर्द सहे मेरी बात मानने वाले नहीं हो। उसकी आवाज गिरते ही हॉल के बाहर तैनात रूट के निंजा एक एक करके तेजी से अंदर कूद पड़े। हॉल के चारों तरफ 50-60 के करीब मास्क पहने रूट निंजा खड़े थे। उनके हाथों में निंजा तलवारें थीं और उन्होंने नारुतो को चारों तरफ से घेर लिया। और ये अभी अंत नहीं था। हॉल के बाहर भी काले साए जैसे और भी निंजा लगातार इस तरफ बढ़ रहे थे। इतने भारी माहौल के बीच भी नारुतो बिल्कुल शांत रहा। उसने पास से एक और सेब उठाया, मुंह में डाला और आराम से एक और काट लिया। वाह! वो हल्के मजाकिया लहजे में बोला, काफी बड़ा इंतजाम है। इतने लोग, इसे डराने का इरादा है। नारुतो का ये बेपरवाह रवैया देखकर डांजो की भौहें गुस्से से सिकुड़ गई। उजुमाकी नारुतो! वो ठंडी आवाज में बोला, जब तुम इज्जत से दी गई बात नहीं मानते तो फिर जोर जबरदस्ती का रास्ता खुद चुन लेते हो। इसे पकड़ लो, चोट लगे, हाथ पैर टूटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जान नहीं जानी चाहिए। हालांकि डांजो गुस्से में था, लेकिन उसके दिमाग में अब भी हिसाब किताब साफ था। नारुतो 9 पूंछ का जिंचुरिकी था। अगर जिंचुरिकी मर गया तो 9 पूंछ भी खत्म हो जाएगा और फिर 5 से 10 साल बाद 9 पूंछ निंजा दुनिया में कहीं भी दोबारा जन्म ले सकता था। उस वक्त वो फिर से कोनोहा के काबू में आएगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता। खुलो! नारुतो अचानक जोर से खड़ा हो गया। चेहरे की मांसपेशियां तन गईं, दोनों मुट्ठियां कस गईं। जैसे ही वो शब्द गूंजा, उसके माथे की नसें फटने लगीं। अगले ही पल उसके शरीर से हरी भाप जैसी ऊर्जा तेजी से बाहर फूट पड़ी। धड़ाम! चारों तरफ से उस पर बरसती निंजा तलवारें उस जबरदस्त हरी ऊर्जा से सीधे उछलकर दूर जा गिरीं। सबसे अंदर खड़े रूट के निंजा एक साथ दर्द से चीख उठे। उनके हाथों की हथेलियों में जहां तलवार पकड़ी हुई थी वहीं गहरे फटाव बन गए थे। खून बहने लगा। धड़! नारुतो ने सामने खड़े 3 निंजा को एक ही किक में सीधे उड़ा दिया। फिर उसने 8 गेट्स, 5वां गेट की चरम रफ्तार को पूरी तरह खोल दिया। वो भीड़ के बीच पल भर में इधर उधर गायब होने लगा। हर एक पंच, हर एक किक, रूट के दर्जनों निंजा उछलते हुए दूर जा गिरते। कुछ ही पलों में पूरा इलाका अराजकता में डूब गया। रूट के निंजा हथियार उठाए उस पर हमला करना चाहते थे, लेकिन नारुतो की रफ्तार हद से ज्यादा तेज थी। इतनी तेज कि उसके पीछे आफ्टर इमेज बन रही थी। उनकी आंखें किसी तरह उसे ट्रैक कर पा रही थीं, लेकिन हाथ उस स्पीड का साथ ही नहीं दे पा रहे थे। और नारुतो, वो किसी इंसान से ज्यादा एक चलता फिरता किलिंग मशीन लग रहा था। जहां जाता वहां रूट के निंजा गिरते ही चले जाते। हॉल के अंदर खड़ा डांजो ये सब देख रहा था। जब नारुतो मारते मारते बाहर तक पहुंच गया तो डांजो की भौहें गंभीरता से सिकुड़ गईं। तो यही है, उसने मन ही मन सोचा, माइट दाई का असली 8 गेट्स। अफसोस, इतनी ताकतवर ताइजुत्सु हर किसी के बस की बात नहीं। असल में डांजो ने भी कभी अपने तरीकों से 8 गेट्स और फ्लाइंग थंडर गॉड की ट्रेनिंग मेथड हासिल की थी। उसने खुद इन दोनों तकनीकों को सीखने की कोशिश की थी, लेकिन जितनी ऊंची रैंक का जुत्सु उतनी ही कठोर उसकी शर्तें होती हैं। लंबे समय तक कठिन अभ्यास करने के बाद डांजो को समझ आ गया था वो सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, न कोई तर्कखी न कोई नतीजा। आखिरकार उसे मजबूरन हार माननी पड़ी। दूसरी तरफ नारुतो और ज्यादा उग्र होता जा रहा था। अब वो इस बात की परवाह भी नहीं कर रहा था कि वार हल्का है या जानलेवा, किसका बचना है और किसका नहीं। ये अब उन बदकिस्मत रूट निंजा की किस्मत पर छोड़ दिया गया था जो सीधे उसके भारी हमलों की चपेट में आ रहे थे। आखिरकार ये लड़ाई रूट ने खुद शुरू की थी और नारुतो अब पीछे हटने वाला नहीं था।